गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको सारी पढ़ाई समझ में आ रही होंगी। अगर आप पढ़ने के बाद चैप्टर्स पर वर्कआउट कर रहे होंगे तो सर्टेनली आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिक्वेस्ट है कि सर कुछ कॉमन ईयर्स पर आप क्लास दें, तो मैं दूंगा, वो कंप्लीट दूंगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आगे क्या क्लास मिलना है वो तो सर्टेन है। प्रीवियसली जो मैं पढ़ा चुका हूँ उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अब कारण चाहे जो भी हो, तो मैं फिर समझा रहा हूँ कि एग्जाम किसी का इंतजार नहीं करता। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। तो आप प्लीज थोड़ा सा समय अपने लिए स्पेयर कीजिए, बचाइए, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आप प्रैक्टिस तो जरूर से कीजिए। तो सर्टेनली थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। बात बाकी के लिए मैं हूँ, मैं आपको हमेशा अश्योर करता हूँ कि मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाऊंगा और एग्जाम में तो क्वालिफाई करवा कर ही रहूंगा, बशर्ते कि आप मेरे कहे हुए गाइडलाइंस को फॉलो करें, ठीक है। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले न्यू चैप्टर कंजंक्शन। कंजंक्शन के कोरिलेटिव्स को हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि एसएससी और बैंक दोनों ही एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले 10 रूल्स पे चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। टाइटल है कंजंक्शन कोरिलेटिव्स। यहां से आपका रूल्स समझाया गया। सबसे पहला रूल है आइदर और का। आइदर और हम लोग इसको ऐसे ईदर कहते हैं, नाइदर को नीदर कहते हैं, लेकिन आप मतलब मेरा जो है वो हम प्रोनाउंसिएशन में इसको आइदर ही बोलते हैं, इसीलिए आप भी वही समझे। आइदर अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो और उस सेंटेंस में आगे कोई भी वर्ड, क्लॉज या दूसरा कोई भी सेंटेंस को जोड़ना हो तो उसका रिलेटिव होता है और, ठीक है। ये जो रिलेटिव हुआ इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, को रिलेटिव्स, ठीक है। जैसे आइदर और हिंदी होता है या तो या। अब एग्जांपल के थ्रू आप समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखा है द स्कूल विल ओपन आइदर ऑन मंडे। स्कूल या तो सोमवार को खुलेगी। अब हमको इसमें जोड़ना है या मंगलवार को, तो या के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ और, ठीक है। और मंगलवार को तो इसका इंग्लिश हो गया ऑन ट्यूसडे, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना होता है कि जब सेंटेंस में आइदर का यूज करें तो सेंटेंस और से तो जुड़ना ही है। आइदर के बाद और के बाद जो वर्ड आएगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेम होना चाहिए। मतलब है कहने का कि आइदर के बाद अगर प्रीपोजिशन आए तो और के बाद भी प्रीपोजिशन आएगा। अगर आइदर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो और के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर आइदर के बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो और के बाद भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही आएगा। मतलब कि दोनों तरफ रिलेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि आइदर के बाद प्रीपोजिशन तो और के बाद भी प्रीपोजिशन। दूसरे सेंस में आप ये भी समझिए कि जरूरी नहीं है आइदर के बाद जो हो, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि और के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आइदर के बाद भी होना चाहिए, ठीक है। सेम यही रूल फॉलो करता है नाइदर नॉर के साथ। अगर सेंटेंस में नाइदर लिखा हो तो सेंटेंस को नॉर से जोड़ेंगे, और नाइदर नॉट नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है ना ही ना। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू द स्कूल विल ओपन नाइदर ऑन मंडे नॉर ऑन ट्यूसडे। मतलब क्या हुआ, स्कूल ना ही सोमवार को खुलेगी ना ही मंगलवार को। गौर कीजिए कि नॉर लिखा, नॉर के बाद क्या आया, ऑन। ये प्रीपोजिशन है तो नॉर के बाद प्रीपोजिशन है, तो नाइदर के बाद भी गौर करके देखिए क्या लिखा, प्रीपोजिशन। दोनों तरफ रिलेशन सेम है, मतलब सेंटेंस सही है, ठीक है। आपको ये तब समझ में आएगा जब आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप और बेहतर समझ पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रूल नंबर 3, बोथ एंड। अगर सेंटेंस में बोथ का यूज किसी दो पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट के लिए करें और वो जो दो चीज है उसके नाम को एक्सप्रेस किया जाए तो हम लोग बोथ और एंड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है सचिन और सहवाग दोनों महान खिलाड़ी हैं। तो ये जो दोनों है वो एक्चुअली आया किसके लिए, सचिन और सहवाग के लिए, ठीक है। तो हम लोग हमेशा दोनों को पहले लिखेंगे, मतलब दोनों का जो इंग्लिश होता है बोथ, वो हमेशा बिगनिंग में आएगा। तो हमने दोनों को क्या लिख लिया, बोथ। इसके बाद सचिन है पहला नाउन तो सचिन लिखें, और है तो और के लिए क्या लिखना था, एंड, क्योंकि बोथ का रिलेटिव क्या होता है, एंड। तो हम लोग क्या लिखे, दोनों के लिए बोथ, फिर सचिन है तो सचिन, और के लिए एंड, फिर सहवाग है तो सहवाग के लिए सहवाग। और महान खिलाड़ी हैं तो आर ग्रेट प्लेयर्स। मेरा सेंटेंस क्या बना, बोथ सचिन एंड सहवाग आर ग्रेट प्लेयर्स।
ध्यान आपको क्या रखना है कि बोथ लिखा मिले तो आगे एंड से जोड़ना है, और एग्जाम में आपको एंड की जगह क्या देगा, एज वेल एज, जो पढ़ने में सही लगेगा लेकिन होगा गलत। जैसे बोथ के बाद यहाँ क्या लिखेगा एंड की जगह, एज वेल एज, ठीक है। बोथ सचिन एज वेल एज सहवाग, पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन यह है गलत, सही क्या होता है एंड। और ये क्वेश्चन आपको बैंक में बहुत मिलेगा, एसएससी में भी बहुत मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट शुड, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, जब कभी भी सेंटेंस में लिस्ट लिखा मिले ना तो आपको ध्यान रखना है कि आगे सेंटेंस को हम लोग शुड और V1 से जोड़ेंगे। सब्जेक्ट चाहे जो यूज करे, आई वी यू, ही से इट दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्ब जो होगा वो शुड और V1 ही आएगा, ठीक। जैसे देखिए लिखा है, हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश समझने में आपको आसानी होगा। ठीक से पढ़ो तो हो गया रीड प्रॉपर्ली, कहीं ऐसा ना हो कि, तो कहीं ऐसा ना हो कि का इंग्लिश हो गया लिस्ट। फेल हो जाओ तो लिस्ट के बाद सब्जेक्ट अगर कोई मेंशन ना किया हो तो हमेशा यूं ही लेते हैं, ठीक है। मेंशन करे तो जो सब्जेक्ट मेंशन किया उसे लिखेंगे, ना किया हो तो हमेशा यू को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ठीक से पढ़ो तो रीड प्रॉपर्ली, कहीं ऐसा ना हो कि, तो हो गया लिस्ट। फेल हो जाओ तो फेल हो जाओ मतलब हम किसी सेकंड पर्सन को ही बोल रहे हैं, तो यहाँ यू लिखेंगे, वर्ब आएगा शुड और शुड के बाद क्या बोला गया, V1, लिस्ट यू शुड फेल। और इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आपको यहाँ शुड की जगह मे, कैन, कुड, माइट कुछ भी लिख सकता है और वो सारा का सारा गलत होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एज इफ वेर, एज इफ का मतलब होता है मानो और इसका रिलेटिव होता है वर्ड, मतलब होता है था। तो मानो का मतलब क्या हो गया, सपोज करना, और हम लोग 10th चैप्टर में पढ़े थे सपोजिशन के लिए हम लोग हमेशा वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो लेकिन वर्ब क्या आएगा, वर्ड। जैसे एग्जांपल में देखिए, उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, तो इसको ट्रांसलेट कर लिए, ही हेल्प मी। मानो, तो मानो का हो गया एज इफ, वह मेरा भाई था, तो वह के लिए हो गया ही, और था के लिए क्या यूज करना था, वर्ड, और मेरा भाई तो माई ब्रदर। सेंटेंस क्या बना, ही हेल्प मी एज इफ ही वर माई ब्रदर, ठीक है। आपको एग्जाम में वर्ड की जगह इज लिख दे तो भी गलत, वॉज लिख दे तो भी गलत। आपको एक ही चीज समझना है कि एज इफ के साथ आपको हमेशा वर्ड को ही फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, दो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, और इसके साथ जो रिलेटिव होता है वो होता है येट, मतलब होता है फिर भी, ठीक है। इसका यूज हम तब करते हैं जब एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। जैसे हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो हालांकि वह गरीब है नेगेटिव हुआ, फिर भी ईमानदार है पॉजिटिव हुआ, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट आ गया, विषमता आ गया, इसको बताने के लिए हम लोग दो ऑल्दो के साथ येट का यूज करते हैं। जैसे हालांकि वह गरीब है, तो हालांकि का इंग्लिश हो गया ऑल्दो, वह गरीब है तो ही इज पुअर, फिर भी, तो फिर भी के लिए लिखा गया येट। ईमानदार है तो यही आदमी ईमानदार है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। यहां हम सेंटेंस को या तो येट से जोड़ सकते हैं या कॉमा से जोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक चीज से जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 7, वहां लिखा नो सुनर देन, तो नो सुनर का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और ये अपने साथ हमेशा देन रिलेटिव लेता है, ठीक है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी खुल गई, तो देखिए जैसे ही, तो इंग्लिश का हो गया नो सुनर, और इसके ठीक बाद में जैसे ही नो सुनर लिखा मिले, इसके ठीक बाद में या तो डीड आता है या तो हैड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डीड और हैड दोनों ही लिख लिया, दोनों में कोई भी आ सकता है। मैं के लिए हो गया आई, अब ध्यान का रखना है पहुंचना का इंग्लिश क्या ले, तो डिड लिखा तो V1 लगाएंगे रीच, और हैड लिखा तो रीच्ड लगाएंगे V3, तो मेरा सेंटेंस क्या बना, नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन, या नो सुनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। वैसे ही, तो वैसे ही क्या इंग्लिश क्या हो गया, देन, तो लिखा गया देन गाड़ी खुल गई, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन स्टार्टेड। नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, हैड पे बनाइए तो भी मतलब वही आना है। ध्यान क्या रखना है कि नो सुनर के बाद ठीक बाद में डिड या हैड आना चाहिए, डिड हो तो V1 आएगा, हैड हो तो V3 आएगा, और सेंटेंस देन से जुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हार्डली स्कार्सली वेन, हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है।
और इसका रिलेटिव होता है व्हेन। जब सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से हम शुरू करें तो ठीक इसके बाद में हैड आना चाहिए, ठीक है। जब भी सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से शुरू करें तो ठीक इसके बाद में क्या आना चाहिए, हैड, और सेंटेंस जोड़ेंगे किससे, व्हेन से। चलिए हिंदी एग्जांपल से देखते हैं पहले। बड़ी मुश्किल से वह बाहर आया, तो बड़ी मुश्किल से का इंग्लिश हो गया हार्डली। वह, तो वह के लिए हम सॉरी हार्डली के ठीक बाद में क्या लगाना था, हैड, तो हैड लगाएं। फिर वह है तो वह के लिए हो गया ही, और फिर हमें क्या देखना है, हैड के साथ क्या आता है, भी3, तो आना का भी3 क्या यूज हो गया, कम। हार्डली हैड ही कम आउट, ठीक है। सेंटेंस जब लिखा तो जब के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन, फिर आगे लिखा उससे बुलाया गया तो ही वाज कॉल्ड। हार्डली हैड ही कम आउट व्हेन ही वाज कॉल्ड, ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि सर ये सेंटेंस आप पास्ट में क्यों बताएं, क्योंकि एग्जाम में पास्ट में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है। अगर आप इसको प्रेजेंट में चाहें या इसे प्रेजेंट में चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डू डज का भी यूज कर सकते हैं। डू डज लगाएंगे तो यहाँ भी1 आएगा, और ये जो सेंटेंस पास्ट में ये प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही रूल है, हार्डली के बाद जरूरी नहीं कि हैड ही आएगा कंपलसरी। आप यहाँ पे डू डज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही डू डज यूज करेंगे तो यहाँ पे वापस भी1 का यूज करेंगे, और व्हेन के बाद जो सेंटेंस पास्ट में है आप इसे प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। समझना ये है कि पास्ट हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट पे चलेगा, प्रेजेंट हो तो पूरा प्रेजेंट पे ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। जब सेंटेंस में नॉट ओनली लिखा मिले, ठीक है, तो आगे सेंटेंस को बट ऑल्सो से जोड़ते हैं, ठीक। और नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होगा, ठीक। जैसे देखिए, वह यहाँ न सिर्फ खेलने बल्कि पढ़ने भी आता है, तो न सिर्फ भी लिखा और बल्कि भी लिखा, तो समझ लेना है कि सेंटेंस में नॉट ओनली का भी यूज होना है और बट ऑल्सो का भी। गौर कीजिए, वह यहाँ न सिर्फ खेलने, ही कम्स हियर नॉट ओनली टू प्ले, पढ़ने भी बल्कि पढ़ने भी आता है, बट ऑल्सो टू रीड। आई बात समझ में। गौर कीजिए, नॉट ओनली के बाद क्या आया, टू भी1, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आया, टू भी1। दोनों के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड दूसरा एक और एग्जांपल होता है। जैसे हिंदी में पहले समझिए, न सिर्फ उसने गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाया है बल्कि उसने अनाथों के लिए अनाथालय भी बनाया है। सॉरी, यहाँ बनाया होगा, ठीक है। न सिर्फ उसने गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाया है बल्कि उसने अनाथों के लिए अनाथालय भी बनाया है, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस पे गौर करने की क्या बात है कि जब मेरा सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू हो रहा हो, ठीक है। एग्जाम में तो आपको हिंदी मिलेगा नहीं, एग्जाम में तो आपको इंग्लिश ही मिलना है, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे कि जब आपका सेंटेंस नॉट ओनली से शुरू हो रहा हो, ठीक है, और आगे सेंटेंस में बट और ऑल्सो स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट मतलब टूट कर यूज हो, बट अलग हो जाए और ऑल्सो अलग हो जाए, तो आपको बस एक चीज ही चेक करना है कि नॉट ओनली के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। अगर है तो आंसर नो एरर हो जाना है, और अगर नहीं है तो आपका ए पार्ट गलत होगा। देखिए, नॉट ओनली से शुरू हुआ सेंटेंस, बट और ऑल्सो अलग अलग यूज हुआ, तो नॉट ओनली के बाद क्या होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आया भी है, मतलब मेरा सेंटेंस सही है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वेदर और। वेदर का मतलब चाहे, और इसका रिलेटिव क्या आता है, और या, ठीक है। तो गौर करेंगे, इसमें भी सेम रूल को ही फॉलो करते हैं कि वेदर अगर लिखा हो तो सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे, और से, और वेदर के बाद और के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होता है। गौर कीजिए, वेदर द पुअर और द रिच एवरीवन डाइज, मतलब चाहे गरीब हो या अमीर हर लोग मरता है, ठीक है। तो गौर कीजिए कि वेदर के बाद क्या लिखा, द पुअर, द पुअर मतलब गरीब लोग, ये नाउन हो गया। तो और के बाद भी क्या लिखा, द रिच, द रिच मतलब भी नाउन, मतलब दोनों का रिलेशन सही है। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको सारी कुछ समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आए तो वापस फिर इस वीडियो को देखें। जो भी एग्जाम्पल मैंने कहा उससे काफी आराम से आप समझे, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं फिर कुछ और एग्जाम्पल्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। जब से उसने भारत छोड़ा मैं उससे नहीं मिला हूं या मैं उसे नहीं देखा हूं। ये सेंटेंस का हिंदी है। गौर कीजिए, इसमें सेंटेंस तो एक है लेकिन क्लॉज दो मिल रहा है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम, यह एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है इंडिपेंडेंट। ही लेफ्ट इंडिया, यह भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसका भी कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है।
तो जब दो सेंटेंसेस को सिंस से जोड़ा जाए, ठीक है, गौर से समझिएगा, ये रूल बहुत पूछता है एग्जाम में। जब किसी दो सेंटेंसेस को हम सिंस से जोड़ रहे होते हैं तो हमें गौर क्या करना है कि सिंस के पहले का जो सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होना चाहिए। दैट मींस हैज, हैव और V3 फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिंस के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल पास्ट मतलब V2 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, गौर कीजिए। आई हैव नॉट सीन हिम, ये हैज हैव के साथ V3 यूज किया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। और सिंस के बाद क्या लिखा, ही लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो रूल क्या समझाया गया कि सिंस से दो सेंटेंस को जोड़े तो सिंस के पहले का सेंटेंस हैज, हैव और V3 फॉर्म में होना चाहिए और सिंस के बाद V2 फॉर्म में होना चाहिए और उसी फॉर्म में है मतलब सेंटेंस सही है। ठीक है, नेक्स्ट, आई नीड सम स्टेशनरी एज पेन, पेंसिल, कॉपी। मुझे कुछ लेखन सामग्री की आवश्यकता है जैसा कि पेन, पेंसिल, कॉपी। तो जब भी एग्जाम्पल के तौर पे बोलना हो जैसा कि, तो वहां हम लोग कभी भी एज का यूज नहीं कर सकते हैं। एज इसलिए क्रॉस किया गया, वहां हम लोग यूज कर सकते हैं या तो लाइक का या तो सच एज का। ठीक है, यहाँ पे सही फॉर्म क्या होना चाहिए था, या तो लाइक या तो सच एज। तो हमने एज को रिप्लेस किससे कर दिया, लाइक से, और मेरा सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल दैट, और यहाँ दैट को क्रॉस किया गया। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ एक शॉर्टकट फॉर्म में लिखा गया, इसको समझ लीजिए कि डाउट लिखा हो या डाउटफुल लिखा हो, इसके बाद दैट गलत होता है। इसके बाद क्या आएगा, इफ या वेदर, दोनों में कोई भी एक आ जाए सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। इट इज डाउटफुल दैट, तो जैसे ही डाउटफुल लिखा इसके बाद तो दैट गलत हो गया। अब आगे क्या आना चाहिए था, या तो इफ या तो वेदर, दोनों में कोई भी लगाएंगे सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ध्यान आगे क्या रखना है कि आगे सेंटेंस में कहीं भी और लिखा नहीं आना चाहिए। ठीक है, गौर कीजिए, आगे सेंटेंस में कहीं भी और लिखा हुआ नहीं है। अगर और जोड़ दिया जाएगा तो हमें फिर इफ हटाकर सिर्फ वेदर का ही यूज करना होगा। ठीक है, अभी इस सेंटेंस में आप इफ लगाएं या वेदर, दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे जोड़ देते हैं और नॉट। अभी सेंटेंस में और जोड़ दिया गया आगे, तो जैसे ही और लग जाएगा हम वहां से क्या करेंगे, इफ को भी हटा देंगे, क्योंकि वेदर का रिलेटिव और होता है, इफ का रिलेटिव और नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी। देखिए आस्क्ड का रूल है, यहाँ शॉर्टकट लिखा गया है कि आस्क्ड कहीं भी लिखा मिले, ठीक है, हम इसके बाद दैट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आस्क्ड के बाद जैसे ही दैट है उसे हम हटा देंगे। वही रूल यहाँ लिखा गया है कि आस्क्ड के बाद दैट आए तो गलत, हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो इफ या तो वेदर। हम यहाँ क्या यूज कर लिए, इफ का यूज कर लिए, मेरा सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि आस्क्ड के बाद दैट आए तो गलत, हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, WH फैमिली। तो लीजिए यहाँ WH फैमिली का यूज किया गया, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, व्हिच, हुम, इसे हम लोग WH फैमिली कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आज के बाद दैट नहीं आएगा, हम लोग WH का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ध्यान क्या रखना है कि WH के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। और ये दोनों रूल आपको पिछले क्लास, नरेशन के क्लास में बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए दो लास्ट और एग्जांपल है, सिर्फ दो एग्जांपल और समझना है। आई डिड नॉट गेट सच मार्क्स एज एक्सपेक्टेड, मुझे उतना नंबर नहीं मिला जितना मैंने सोचा था। तो जब भी सेंटेंस में सच लगे तो उसका रिलेटिव हम लोग क्या जोड़ते हैं, एज, या प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जब सेंटेंस में सच लगा हो और कोई भी वर्ड, फ्रेज, क्लॉज कुछ भी उसमें ऐड करना हो तो हम किससे ऐड करते हैं, एज से। आई डिड नॉट गेट सच मार्क्स, मुझे उतना नंबर नहीं मिला। अब इसमें जोड़ना है जितना मैंने सोचा, तो जितना के लिए क्या लगा सकते हैं, एज। आ गया समझ में। लास्ट है, ही इज द सेम मैन दैट आई मेट यस्टरडे, वह वही आदमी है जिससे मैं कल मिला। ठीक है, तो सेंटेंस में जब सेम का यूज कर दें, ठीक है, तो इसके बाद सेंटेंस में कोई भी चीज जोड़ना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ दैट से जुड़ता है। ठीक है, जैसे ही इज द सेम मैन, वह वही आदमी है। ठीक, अब इसमें जोड़ना है जिससे मैं कल मिला, तो जिससे के लिए क्या यूज करेंगे, दैट। ठीक है, अगर दैट के अलावा हम वहां हु या हुम या विच कुछ भी यूज करें तो सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, ये दोनों रूल फर्दर आप प्रोनाउन में पढ़ेंगे ही आगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आए तो मैं वापस फिर से कहूंगा, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए
पूरा एग्जाम्पल मैंने जो पढ़ा, जो भी रूल समझाया, आप उसे दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, और समझने के बाद ये कंजंक्शन चैप्टर आप किसी भी राइटर्स के बुक से जरूर से बनाएं।